वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। इस समय हम ऊष्मा और ऊष्मागतिकी का अध्ययन कर रहे थे। ऊष्मागतिकी के सिद्धांत भी हम देखेंगे और ऊष्मा की परिभाषा हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी। हमने ये जान लिया था कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण हो सकता है या एक बिंदु से दूसरे बिंदु में स्थानांतरण हो सकता है। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर हमेशा ही ऊष्मा का प्रवाह हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये दो बिंदुओं के बीच में ताप के अंतर को दर्शाती है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी, इसका मापन, मात्रक इत्यादि भी देख लिया था। अब आगे जो हमें देखना है वो है परिभाषा। यह है कैलोरी की परिभाषा। कैलोरी क्या होती है आइए देखें। तो यहाँ जो साइंटिफिक डिफिनीशन है उसको देखिएगा। 1 ग्राम जल का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहा जाता है। ठीक, और इसी प्रकार से 1 किलोग्राम जल का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 किलो कैलोरी कहते हैं। तो कुल मिलाकर 1 किलो कैलोरी जो है ये 10⁻³ कैलोरी के बराबर होती है। ठीक, तो ये कैलोरी की परिभाषा है। इसमें कुछ पैमाने हैं और कुछ आंकड़े हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अगली जो डिफिनीशन है वो है विशिष्ट ऊष्मा की। स्पेसिफिक हीट इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। तो स्पेसिफिक हीट की डिफिनीशन अगर देखें तो उसके अकॉर्डिंग किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान, 1 ग्राम मास जो है वो किसी भी सबस्टेंस का आप लीजिए और उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको जितनी ऊष्मा की आवश्यक मात्रा चाहिए होगी उसे उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। मतलब किसी भी पदार्थ की आप मात्रा ले रहे हैं कितनी, 1 ग्राम, यानी उसका जो द्रव्यमान है उसको आप 1 ग्राम ले रहे हैं एक सैंपल के तौर पे, और उसका तापमान आप चाहते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। तो इसके लिए जितनी ऊष्मा आपको चाहिए होगी उसको 1 डिग्री सेल्सियस और गर्म करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वही उस पदार्थ की स्पेसिफिक हीट कही जाएगी। और ये हर पदार्थ के लिए अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हम पानी की विशिष्ट ऊष्मा की चर्चा करेंगे। आइए देखें। ऊष्मा का पुराना मात्रक कैलोरी था। पहले हम लोग कैलोरी का इस्तेमाल करते थे। तो कैलोरी के हिसाब से हमने पीछे डिफिनीशन देखी है। यहाँ देखें, 1 कैलोरी को ऊष्मा के उस परिमाण के रूप में परिभाषित करते थे जो 1 ग्राम जल के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दे। और अधिक परिशुद्ध मापों में यह पाया जाता है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा में ताप के किंचित मात्र ही परिवर्तन को हम देखते हैं। यानी जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है उसमें ताप का बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। अब ये आवश्यक नहीं है कि हर पदार्थ के साथ ऐसा ही हो, लेकिन पानी के साथ ये होता है। इसके बाद एक और अच्छी डिफिनीशन है जो कि है लेटेंट हीट की, यानी गुप्त ऊष्मा की। और इसके भी प्रकार होते हैं, लेकिन पहले परिभाषा। जैसा नाम है उसी के अनुरूप ये छिपी हुई होती है। ये सामने से दिखाई नहीं देती लेकिन होती है। तो सामान्य रूप से जब किसी पदार्थ को आप ऊष्मा देते हैं अर्थात गर्म करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, सीधी बात है। अब इससे पदार्थ की भौतिक अवस्था नहीं बदलती है, आमतौर पर नहीं बदलती है। आप एक भगोने में पानी चढ़ा दीजिए तो तत्काल ऐसा तो है नहीं कि पानी जो है वो भाप बनकर उड़ जाएगा। उसमें कुछ समय लगेगा ना, एक ताप के बिंदु तक पहुंचने के बाद तब जाकर वाष्पन की क्रिया वहां से शुरू होगी। तो वही स्थिति है। और वैसे ही आप पानी को फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीजर में रख दीजिए, तुरंत तो बर्फ बन नहीं जाता है। तो तत्काल उसमें कोई भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं आता है। उसके लिए एक आवश्यक तापमान की आवश्यकता होती है। तो अब भौतिक अवस्था अगर हम बदलना चाहें तो सामान्य गर्म हम नहीं करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि पानी भाप बनकर उड़ जाए या कोई भी जो लिक्विड है वो अपनी गैसियस स्टेट में आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एक खास प्रकार की ऊष्मा, एक खास प्रकार का टेम्परेचर वहाँ क्रिएट करना पड़ेगा। तो परिभाषा वहीं से निकल कर आती है कि पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलने के लिए जब ऊष्मा दी जाती है तो पदार्थ के ताप में वृद्धि नहीं होती है। ताप जो है वो एक सीमा तक बढ़ने के बाद अब उसके बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। उसके बाद पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। 100 डिग्री सेल्सियस का आपने तापमान दिया पानी को और उसके बाद क्या हुआ, पानी भाप बनकर उड़ना शुरू हो गया। तो ताप में परिवर्तन अब नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है, अवस्था बदल रही। अतः यहाँ से अब परिभाषा निकल कर आती है। अतः पदार्थ की अवस्था परिवर्तित करने के लिए उसे दी गई जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है उसी को कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। इसे गुप्त इसलिए कहा गया क्योंकि इससे ताप में वृद्धि नहीं हो रही है, लेकिन असल में ये उस पदार्थ को मिल रही है और इसी की वजह से उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो जा रही है। तो ये 2 प्रकार की होती है। चूंकि अवस्था परिवर्तन भी 2 प्रकार का होता है। ठोस से आप द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं, द्रव से गैस में। ठीक,
ताप देने की स्थितियां तो यही दोनों में होती है ना, मतलब ठोस पदार्थ को आप पिघला सकते हैं, लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को और गर्म कर देंगे तो वो गैस बनकर उड़ जाएगा। बाकी गैस से जब ठोस में बदलना हो या गैस से लिक्विड में बदलना हो तो उसके लिए तो गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर या तो आपको संघनित करना होगा या फिर वहाँ कोई और प्रक्रिया अपनानी होगी, लेकिन ताप नहीं देंगे आप। टेम्परेचर इन्हीं दोनों चीज़ों में दिया जाता है, तो जहाँ टेम्परेचर दिया जा रहा है, ताप की बात होगी, वहीं पर गुप्त ऊष्मा की चर्चा होगी। तो ये दो प्रकार की होती है, एक तो गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, यहाँ संगलन लिखा हुआ है उसको आप समझ लीजिएगा, और दूसरी होती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। नाम से आप इसकी प्रवृत्ति समझ रहे हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या है कि ये पिघलने के लिए, किसी ठोस की अवस्था को हम बदल के उसे द्रव बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है वो है आपकी गलन की गुप्त ऊष्मा। और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अभी अभी हमने उसका एग्जाम्पल देखा है कि पानी जो है उसको आप चाहते हैं कि वो जलवाष्प बन जाए, ठीक, जल से जलवाष्प में यानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए जितनी आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए, जो कि उसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगी बल्कि उसकी अवस्था को यानी उसके स्वरूप को बदल देगी, तो ऐसी ऊष्मा की मात्रा को हम कहेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वही परिभाषा है, थोड़ा सा यहाँ आंकड़ों के साथ बात की गई है, उसको देख लेते हैं। तो बर्फ से संगलन की जो गुप्त ऊष्मा है वो होती है, मतलब बर्फ से पानी बनने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा चाहिए होती है वो होती है 3.34 गुणे 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम। प्रत्येक किलोग्राम की मात्रा के हिसाब से, पदार्थ की मात्रा के हिसाब से इतने जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और ये अच्छी खासी संख्या है। आप देखें इसे, 3.34 तो है ही है, उसके अलावा 10⁵ यानी 1 के आगे 5 जीरो, एक लंबी सी संख्या, और उससे आप 3.34 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे और एक बड़ी सी राशि आपको प्राप्त होगी। तो उतना जूल प्रति किलोग्राम आपको ऊष्मा की मात्रा चाहिए होगी, तब जाकर जो बर्फ है उसका संगलन संभव हो पाएगा। इसके बाद इसी प्रकार से आपका द्रव से भाप में बदलने वाला है या वाष्प में बदलने वाला है। तो द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो है ये वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, और ये पानी के लिए कितनी होती है, जल के ही रिस्पेक्ट में यहाँ भी बताया गया था। बर्फ क्या है, पानी की ठोस अवस्था है, तो बर्फ का आपने गलन देख लिया कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वैसे ही यहाँ पानी के ही संदर्भ में इसको हम भाप बनाकर उड़ाना चाहते हैं यानी गैस में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हमें गुप्त ऊष्मा चाहिए होगी वो 22.5 गुणे 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम के हिसाब से होगी। ये आपको आंकड़े पता होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं, सबका नहीं पूछा जाएगा लेकिन पानी का पूछा जा सकता है। अब यहाँ तक तो हमने गर्म करने की बात की, अब ठंडा करने की बात करें तो पदार्थ का जो शीतलन होता है, उसकी जो कूलिंग होती है, उसके लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की अपेक्षा 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ ज़्यादा प्रभावी होती है, ठीक। और इसका कारण क्या है कि गलन के लिए बर्फ का प्रत्येक किलोग्राम, इसके पीछे वजह क्या होती है वो बताया जा रहा है। गलन के लिए यानी जो संगलन पीछे आपने देखा है, उसके लिए बर्फ का प्रत्येक किलोग्राम पदार्थ से 3.34 गुणे 10⁵ जूल गुप्त ऊष्मा लेता है। गुप्त ऊष्मा का मतलब आप सरल भाषा में समझ लीजिए, अतिरिक्त ऊष्मा लेता है। इसीलिए आप देखते हैं कि आप गर्म पानी में हाथ डाल दीजिए, आपका हाथ उतना नहीं झुलसेगा जितना कि भाप से जल जाता है, तो उसके पीछे भी ये लेटेंट हीट ही उत्तरदायी होती है। उसमें ज़्यादा ऊष्मा है जो कि छिपी हुई है, असल में ताप नहीं बढ़ा रही है लेकिन वो मौजूद है, और मौजूद है तो वो गर्म तो करेगी। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि बर्फ़ जैसे यहाँ किसी पदार्थ को प्रभावी ढंग से ठंडा करती है, वैसे ही आप जब जल को भाप में कन्वर्ट करते हैं यानी बदलते हैं तो वो भी अपनी गुप्त ऊष्मा को अवशोषित करता है, तभी जाकर उसकी अवस्था बदलती है। तो प्रयोगों में ये देखा गया है, आगे जो आपको बात कही थी वही रिपीट हो रही है, मतलब भाप से जलना ज़्यादा कष्टदायक होता है क्योंकि जलन ज़्यादा होती है, उसमें आप ज़्यादा झुलस जाते हैं। मतलब ये हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर वहाँ इक्वल है, 100 डिग्री सेल्सियस के समान ताप पे दोनों होते हैं, लेकिन भाप के अंदर वो गुप्त ऊष्मा भी निहित होती है जिसकी वजह से वो पानी से इस रूप में आई। तो यही सारी बातें हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ वही आगे एक्सप्लेन किया गया है कि भाप हमारी त्वचा पर पड़ती है तो संघनित होकर जल बनाती है। मतलब एक वैज्ञानिक पद्धति से आप इसे पूरा समझें कि भाप जो है वो हमारी त्वचा पर पड़ती है तो संघनित हो जाती है, उसका कंडेंसेशन होता है और वो बन जाती है पानी। और ये जो पानी है ये क्वथनशील है, और इसकी माफ़ कीजिएगा, ये जो है मतलब इसका संघनित स्वरूप जो भाप का है यानी पानी अब बन गई है, तो यह क्वथनशील जल की अपेक्षा 22.5 गुणे 10⁵ जूल पर किलोग्राम ज़्यादा ऊष्मा अपने अंदर धारण करता है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में वो आपकी त्वचा के संपर्क में आएगा तो आप बुरी तरह से झुलस जाएंगे, आपको भयंकर जलन होगी। इसके बाद जो अगली डिफिनीशन है, चूंकि हम ऊष्मा की चर्चा इतनी देर से कर रहे हैं और उसमें हम एक बात बार बार दोहरा रहे हैं कि ताप का अंतर होता है तभी ऊष्मा का प्रवाह संभव है। कम ताप से ज़्यादा ताप की ओर प्रवाह कभी नहीं होता है, हमेशा ज़्यादा ताप से कम ताप की ओर
जो ऊष्मा का प्रवाह है उसे हम देखते हैं, और ये तब तक अनवरत चलता रहता है जब तक कि दोनों ही जो माध्यम है उनके बीच में ताप का अंतर मिट न जाए, यानी ताप समान न हो जाए। तो अब यहाँ तापमान है क्या? ताप जो है ये किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था है। आप ये नहीं कह सकते कि ताप ऊष्मा है। टेम्परेचर और हीट दो चीज़ें हैं। टेम्परेचर जो है वो हीट की ही एक स्टेट है, ठीक है, अवस्था है, जिसे कि ऊष्मा प्रवाह की दिशा को निर्धारित करने के लिए माना गया है, मतलब एक मानक के तौर पर रखा गया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ऊष्मा का प्रवाह कौन सी दिशा में, किधर की ओर हो रहा है। और ऊष्मा सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली, ये घिसी हुई बात है, आप जानते हैं। अब इसके बाद कुछ यहाँ फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे -40 डिग्री सेल्सियस ये जो टेम्परेचर है, इस पर अगर आप मापन करेंगे तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और -25.6 डिग्री सेल्सियस का जो तापमापन है उस पर अगर आप देखें तो फ़ारेनहाइट स्केल र्यूमर स्केल के इक्वल हो जाएगा, मतलब दोनों से जो आप वैल्यू निकालेंगे वो बराबर होगी। वैसे ही 574.25 डिग्री का जो ताप है उसका मापन अगर करें तो उस पर फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाना एक समान हो जाएंगे। और 0 डिग्री सेल्सियस का अगर आप टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तापमान को अगर आप नाप रहे हैं तो उस कंडीशन में सेल्सियस और र्यूमर पैमाना जो है वो बराबर होगा। ये बराबरी वाला आपको पता होना चाहिए, कौन से दो जो हैं वो आपस में कब समान होते हैं, किस तापमान पर समान होते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इसके बाद चूंकि यहाँ मापने की बात आ रही है और बहुत सारे पैमानों की चर्चा हुई है, तो उनका यहाँ जिक्र करना आवश्यक है और उनके संबंध में भी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ देखें आप, ताप मापन के लिए सबसे पहले जो आप इस्तेमाल करते हैं, ताप मापियों में अलग अलग पैमाने होते हैं। इसमें आपका सेल्सियस है, एक प्रचलित पैमाना है। उसके अलावा केल्विन स्केल होती है, फ़ारेनहाइट होता है, ठीक। साथ में रेनकाइन होता है, रेनकाइन भी एक तरह का पैमाना है, स्केल है, और र्यूमर तो है ही। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये 5 प्रकार के हैं। इनका जो संबंध है वो भी हम यहाँ पर नीचे देखेंगे, लेकिन पहले परिभाषा। तो सबसे पहले सेल्सियस पैमाना है, और ताप का जो सेल्सियस स्केल है ये बर्फ के गलनांक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बर्फ का गलनांक यानी 0 डिग्री सेल्सियस और जल का क्वथनांक यानी 100 डिग्री सेल्सियस, उसके बीच में काम करता है, ठीक। मतलब ताप का जो सेल्सियस स्केल है वो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के मध्य में काम करता है। और केल्विन पैमाना क्या है? तो केल्विन पैमाने पर बर्फ का गलनांक जो है वो 273 केल्विन होता है, और जल का जो क्वथनांक है वो 373 केल्विन अंकित होता है। मतलब ये है कि सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो केल्विन पैमाने पर 273 के बराबर होता है। ये एक सामान्य आपस में तुलनात्मक चीज़ है। मतलब कुल मिलाकर इसे आप एक सूत्र के तौर पे देखना चाहें तो केल्विन स्केल जो है उस पर जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस पैमाने पर ताप में अगर आप 273 जोड़ दें तो उतने के बराबर हो जाएगा। यानी K = C + 273, यहाँ C क्या है? सेल्सियस है, और K जो है वो केल्विन है। अब इसके बाद फ़ारेनहाइट पैमाना आता है। तो फ़ारेनहाइट जो है इसमें बर्फ़ का गलनांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और जल का क्वथनांक 212 अंकित होता है। बाकी इसकी रेंज जो है वो अलग बात है। इसके बाद रेनकाइन है। रेनकाइन को अच्छा व्यक्त कैसे करते हैं? बाकी का तो आप जानते हैं, लेकिन रेनकाइन को व्यक्त करते हैं RA से। इसमें R कैपिटल होता है और A जो है वो स्मॉल होता है। तो रेनकाइन स्केल में होता क्या है कि उच्च बिंदु और निम्न बिंदु जो है ये 672 रेनकाइन और 4160 रेनकाइन होते हैं। ये रेंज आपको यहाँ मालूम होनी चाहिए। और इसमें कुल जो पार्ट बटे होते हैं, पैमाने में क्या होता है, बंटवारा किया जाता है। जैसे स्केल है ना, तो उसमें खाने बने होते हैं छोटे छोटे, तो वैसे ही इसमें जो कुल भागों की संख्या है वो 212 होती है। 212 उसमें खाने बनाए जाते हैं। र्यूमर पैमाना लास्ट है, और इसमें आप देखें कि उच्च और निम्न बिंदु दिया हुआ है। 0 डिग्री र्यूमर है, ये R से, कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। और जो निम्न बिंदु है इसका, यहाँ आप देख रहे हैं, मतलब 0 और 80 के बीच में इसकी रेंज होती है। वो एक हाई और लो लेवल जो है उसको दिया हुआ है। इसके बाद सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो संबंध है उसको देख लीजिए, फिर सबके बीच में जो रिलेशन है उसको भी देखेंगे। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमानों के बीच में जो रिलेशन है वो C/5 F-32/9, इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। अब इसमें किसी एक को आप जानते हैं तो दूसरे का कैलकुलेशन आराम से हो जाएगा। मान लीजिए आप सेल्सियस में मान जानते हैं तो यहाँ रख दीजिए और बाकी चीज़ों को उधर पक्षांतर कर दीजिए। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिर्यक गुणा हो जाएगा आपस में। उसके बाद एक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व कर लीजिए। वैसे ही यहाँ बाकी जो पैमाने हैं उनका भी देख लीजिए। तो सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और रोमर पैमाने जो हैं उनके बीच में ही रिलेशन है। यहाँ C-0/100 है, इसके बाद K-273/100 है, वही 100। और फिर फ़ारेनहाइट वाला जो है वो F-32/100 है, और R-0 और र्यूमर स्केल है तो R-0/100।
ऐसे करके इसका रिलेशन है। इनमें से किसी दो को आप कंपेयर करके किसी एक का मान निकाल सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर पूरी होती है। अब इसके बाद की आगे की चर्चा जो है वो अगले लेक्चर में, इसमें इतना ही।